प्रेजेंटिंग द डिसेंट। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि तीन दोस्त जूनो, बेथ और सैरा ये तीनों राफ्टिंग कर रहे हैं और इस राफ्टिंग को ये सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। राफ्टिंग करने के बाद सैरा अपने पति पॉल और अपनी बेटी जेसिका के साथ गाड़ी से घर की तरफ निकलते हैं और तभी रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब सैरा को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति पॉल और उसकी बेटी जेसिका की अब मृत्यु हो चुकी है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और वो अपनी दोस्त बेथ के गले लगकर फूट फूट के रोती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद सैरा और बेथ जूनो से मिलने के लिए जा रहे हैं। हालांकि सैरा नहीं जाना चाहती, वो उदास है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं। यहाँ पर बेथ होती है और बेथ के साथ उसकी कुछ और दोस्त भी होती हैं और ये कुल मिला के 6 लड़कियां हैं जो अगले दिन यहाँ से आगे ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं। अगली सुबह 7 बजे ये सब के सब ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। ये गाड़ी से एक जगह तक पहुंचते हैं। दरअसल इन्हें अंडरग्राउंड गुफाओं तक जाना है, लेकिन वहां तक जाने के लिए इन्हें पैदल जाना होगा और इन्हें यहाँ पर लीड कर रही है जूनो। जूनो के पास उन गुफाओं के उस जगह के बारे में एक किताब भी होती है, लेकिन उसे वो जरूरी नहीं लगती, इसीलिए वो उस किताब को गाड़ी में ही छोड़कर अपने 5 साथियों के साथ आगे बढ़ती है। ये सब यहाँ से पैदल जाते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें नीचे गुफाओं में जाना है। एक एक करके ये सब के सब नीचे उतर जाते हैं। यहाँ से ऊपर का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इनमें से एक लड़की पूछती है कि यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। जूनो बोलती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है सुरंग। हमें सुरंग से होते हुए यहाँ से बाहर निकलना होगा और ये एक एक करके सुरंग से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत बड़े बड़े खंडर होते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। तभी इन्हें आगे बढ़ने का एक पतला सा रास्ता दिखता है। बेथ जूनो से बोलती है कि जैसा हमने इस जगह के बारे में किताब में पढ़ा था, ये जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये बहुत अलग है। जूनो कहते कि इसीलिए मुझे किताबों पर विश्वास नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। और ये एक एक करके उस पतली सी गुफा में घिसटते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सब के सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सहरा वहां पर अटक जाती है। वो आगे बढ़ नहीं पा रही होती, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। बेथ उसे बोलती कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम डरो मत। और बेथ उसके पास जाती है, वो उसे मोटिवेट करती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। सहरा कहती है कि मेरा रोप बैग पीछे है, और जब वो रोप बैग लेने की कोशिश करती है तो ऊपर जो पत्थर होता है वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है और अगर वो पत्थर सैरा के ऊपर गिर गए तो वो हमेशा के लिए इस पतली सुरंग में दब के मर जाएगी। बेथ उसे बोलती कि बैग को छोड़ो और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना शुरू करो। सैरा ऐसा ही करती है, वो जल्दी जल्दी उससे निकलना शुरू करती है और ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सैरा वहां से सही सलामत निकल जाती है। लेकिन वो सुरंग जिसके द्वारा ये यहाँ तक पहुंचे वो अब पत्थरों से पूरी तरह से बंद हो चुकी है, यानी कि ये चाहकर भी वापस नहीं जा सकते। तभी इनमें से एक लड़की बोलती है कि गाइड बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से बाहर निकलने के 3 अलग अलग रास्ते हैं और ये जो रास्ता बंद हो गया ये उनमें से एक था। वो जूनो से कहते मैंने सही कहा ना, प्लीज तुम गाइड बुक को चेक करके हमें बता दो। जूनो कहती है कि मैं गाइड बुक नहीं लाई, वो मैंने गाड़ी में छोड़ दी। इस बात से सब शॉक्ड हो जाते हैं। जूनो बताती है कि उस किताब को, उन नक्शों को यहाँ पे लाने का कोई भी मतलब नहीं था और अब सब के सब समझ जाते हैं जिन गुफाओं में इन्हें जाना था ये वो गुफाएं नहीं है, बल्कि ये वो गुफाएं हैं जहां पर शायद आज तक कोई आया भी नहीं और इन्हें इन गुफाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही किसी को पता है कि यहाँ पर ये 6 लड़कियां इन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए आई हैं। यानी कि अगर ये यहाँ पर फंस जाती हैं तो इन्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। इन्हीं में से एक लड़की पूछती है कि अभी हम जिन गुफाओं में हैं, इन गुफाओं का नाम क्या है? जूनो कहती है कि इन गुफाओं का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया और इसीलिए मैं इन गुफाओं को डिस्कवर करना चाहती थी। हमें यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम डेफिनेटली यहाँ पर सब के सब मर जाएंगे। और ये धीरे धीरे उन पतली सुरंगों से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब ये आगे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि बीच में एक बहुत गहरी खाई होती है और ये यहाँ से माउंटेनर्स की तरह क्लिप्स लगाकर रस्सियों के सहारे इस खाई को पार करते हैं और एक एक करके सभी पार हो जाते हैं। लेकिन जब जूनो की बारी आती है तो एक क्लिप पत्थरों से, चट्टानों से निकल जाता है और रस्सी ऊपर से छूट जाती है, लेकिन उसे उसके साथी रस्सियों से ऊपर खींच लेते हैं और जूनो भी उस पार चली जाती है। अब यहाँ पर इन्हीं चट्टानों में इन्हें एक क्लिप मिलता है और इस क्लिप के मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनसे पहले भी कोई आ चुका है,
यानी कि ये पहले इंसान नहीं है जो यहाँ तक पहुंचे। इनमें से एक लड़की बोलती है कि अगर यहाँ पर पहले इंसान आए हैं यानी कि हम सही रास्ते पर हैं, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी इनमें से दूसरी लड़की बोलती है कि अगर इंसान यहाँ से बाहर निकला होता तो इस जगह का नाम जरूर कुछ ना कुछ होता। और ये जो क्लिप हमें मिला है ये आज से 100 साल पुराना है। अब इस तरह के क्लिप्स नहीं बनते। और इसके बाद ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इन्हीं गुफाओं में इन्हें कुछ चित्र दिखते हैं और उन चित्रों में इस जगह का भी एक चित्र होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ अंदर आने के 2 अलग अलग रास्ते हैं और एक रास्ते से ये अंदर आए हैं, मतलब एक रास्ता और है जिससे ये बाहर जा सकते हैं। और इस बात से इन सबको बहुत खुशी मिलती है और अब ये सब के सब कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास अब एक उम्मीद है कि यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता जरूर है। और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक जगह सनलाइट दिखती है। इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होली होता है। वो सनलाइट की तरफ भागना शुरू करती है। पीछे से जूनो उसको आवाज लगाती है कि उस तरफ मत भागो, वो सनलाइट नहीं है। और यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि टॉर्च से भी यहाँ पर अच्छी तरह कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और इससे पहले कि होली उस लाइट तक पहुंचती जिसे वो सनलाइट समझ रही थी, वो नीचे एक बहुत गहरी खाई में गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है और अब वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकती। इसीलिए एक एक करके इन सब को नीचे जाना पड़ता है। नीचे जाने के बाद वो उसके पैर पर बैंडेज लगाते हैं और सैरा यहाँ पर टॉर्च से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है और तभी उसे अंधेरे में एक सफेद आकृति दिखती है। ये एक इंसान की तरह दिखने वाला क्रिएचर होता है जो वहाँ गुफाओं में पानी पी रहा होता है। उसे देखकर सैरा डर जाती है और तभी वहां पर जूनो भी आ जाती है। सैरा जूनो को बताती है और जब ये दोबारा वहां पर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। जूनो सैरा की बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि वो डर गई है। सैरा कहती कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा था, वो इंसान की तरह था और मैंने पहले भी ये महसूस किया था, लेकिन पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ और अब जब मैंने उसे दोबारा देख लिया है तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई और इंसान भी है और अगर यहाँ पर इंसान है तो हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन जूनो बोलते कि तुम डरी हुई हो और तुम वही देख रही हो जो तुम देखना चाहती हो। और उसकी बात पर जूनो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। बैथ सैरा को बोलती कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। होली का पैर टूटा हुआ है और उसे हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से जल्द बाहर निकालना है। और ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी इनमें से एक लड़की बोलती कि उस तरफ डे लाइट थी, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। जूनो बोलते कि वो लाइट नहीं थी बल्कि वो फास्फोरस था जो कि अंधेरे में एक रोशनी की तरह दिखता है और इसी से होली को भी भ्रम हो गया था। अब ये सब के सब आगे बढ़ना शुरू करते हैं और बाहर का रास्ता पता करने के लिए ये बार बार लाइटर जलाते हैं ताकि इन्हें हवा का रुख पता चल सके, क्योंकि जिस तरफ से हवा आ रही है बाहर का रास्ता उसी तरफ होगा। और ये उसी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ये अपने कैमरे में नाइट मोड ऑन करते हैं ताकि उसकी स्क्रीन पर देख सके कि यहाँ पर क्या है। और उसकी स्क्रीन पर इन्हें यहाँ पर कई जानवरों की हड्डियां दिखती है जिससे डर जाते हैं। और इसके बाद जूनो एक बार फिर से लाइटर जलाती है ताकि इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता चल सके। लेकिन अब हवा इन्हें रास्ता दिखाना बंद कर देती है, यानी कि हवा कहीं से भी नहीं आ रही होती। इस बात से इनका डर और भी बढ़ जाता है और सैरा यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या यहाँ पर कोई है, हमें मदद की जरूरत है। और तभी वहां पर वही ह्यूमनाइड जिसे सैरा ने देखा था वो इनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और जब ये सब उसको देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है और वो अजीब सा जीव जो इंसानों की तरह दिखता है वो चंदी पलों में वहां से ऊपर की तरफ भाग जाता है। ये सब देखकर हैरान होती है कि वो चीज क्या थी और वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गई। सैरा कहती कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने कुछ देखा था। वो कहते हैं लेकिन वो इंसान नहीं था, कुछ और था। और अब ये सब के सब खामोश हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना है, इन्हें नहीं पता कि वो कौन था। और तभी इन्हें गुर्राने की आवाजें आना शुरू हो जाती है और ये सब के सब डर जाते हैं और उस जगह को छोड़कर ये दूसरी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने जो फ्लेयर लाइट जलाई होती है सैरा बोलती है कि उसको बुझा दो और ये उसे बुझा देते हैं। लेकिन तभी वो क्रिएचर इन पर हमला कर देता है और होली जिसका पैर टूटा हुआ है वो उसे मार देता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर जूनो आ जाती है और वो उससे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती और वो उस क्रिएचर को मार देती है। जूनो डरी हुई होती है और तभी उसे पीछे से लगता है कि कोई और क्रिएचर भी है और वो पीछे हमला कर देती है। लेकिन पीछे कोई क्रिएचर नहीं बल्कि उसकी दोस्त बेथ होती है और बेथ अब पूरी तरह से घायल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जब सैरा भाग रही होती है तो वो गिर जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है
और जब उसे होश आता है तो उसके सामने वो क्रीचर्स होते हैं, लेकिन वो उसे देख नहीं सकते क्योंकि उनकी आंखें नहीं है। इन क्रीचर्स को रोशनी और आवाज अट्रैक्ट करती है। वो बेहोश थी इसलिए उन्हें इसका पता नहीं चला और सैरा इन क्रीचर्स को अपने कैमरा के नाइट विजन मोड में देख रही होती है, इसीलिए वो इसे महसूस नहीं कर सकते, इसे देख नहीं सकती, लेकिन सैरा इन्हें देख सकती है। वहीं दूसरी तरफ इनमें से 2 लड़कियां चट्टानों के बीच में छुपी होती है और तभी वहां पर वो क्रीचर आता है, लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाता क्योंकि ना इनके पास रोशनी होती है और ना ये कोई आवाज कर रहे होते हैं और वो इनके ऊपर से बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन तभी इनमें से एक की रिस्ट वॉच का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो क्रिएचर जल्दी से इनकी तरफ आता है ताकि इन्हें मार दे, लेकिन इससे पहले कि वो इन तक पहुंचता वो अपनी रिस्ट वॉच उतार कर फेंक देती है, जिससे वो क्रिएचर इन तक नहीं पहुंच पाता। वो उस रिस्ट वॉच तक पहुंचता है और इन दोनों की जान बच जाती है। और तभी इन्हें जूनो की आवाज आती है जो इन्हें पुकार रही होती है और ये जूनो की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और तभी एक क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनमें से किसी को मारता वहां पर जूनो पहुंच जाती है और वो उस क्रिएचर को मार देती है और इन दोनों को बताती है कि बेथ और होली अब दोनों मर चुके हैं और सैरा का मुझे पता नहीं वो कहां पर है। जूनो इनमें से एक से पूछती कि ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि वो डॉक्टर होती है और वो उस क्रिएचर को देखकर बताती है कि ये देख नहीं पाते, इन्होंने अंधेरों में गुफाओं में रहना सीख लिया है और जिस तरह से बैट यानी कि चिमगादड़ देखने के लिए अपनी तरंगों का इस्तेमाल करता है, आवाजों का इस्तेमाल करता है, उसी तरह ये भी करते हैं। जूनो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन ये शिकार करने के लिए यहाँ से बाहर जरूर जाते होंगे और मुझे लगता है कि मुझे रास्ता मिल चुका है। जो कोई भी इन्हें यहाँ पर लेकर आया है उसने यहाँ से निकलने के लिए दीवारों पर मार्क लगा रखे हैं। दरअसल जूनो ने एक एरो का निशान देखा था और वो बाहर जाने का निशान होता है। ये दोनों कहते कि हमें बाहर चलना चाहिए। जूनो कहती कि नहीं, मैं सैरा के बिना नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि सैरा एक मशाल बना लेती है और जब वो आगे आती है तो उसे बेथ मिलती है। वो पूरी तरह से घायल है और वो उसे बताती है कि जूनो ने मेरे साथ ये किया और वो मुझे मरता हुआ यहाँ पर छोड़कर चली गई, उस पर विश्वास मत करना। सैरा कहती कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी और वो उसका हाथ खींचती है और उसके हाथ में एक लॉकेट आ जाता है। बेथ उसे बताती है कि ये जूनो का है जो उसे पॉल ने दिया था। पॉल सैरा के पति का नाम था जिसकी 1 साल पहले कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। ये सुनने के बाद सैरा को दुख होता है। सैरा उस लॉकेट को साफ करती है, उसमें लिखा होता है लव ईच डे, यानी कि जूनो ने सैरा को धोखा दिया था। उसका उसके पति के साथ अफेयर था जिसके बारे में सैरा को आज पता चला है। सैरा बेथ को अपने साथ ले जाना चाहती है लेकिन बेथ बोलते कि नहीं, अब मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दो। उसके कहने का मतलब ये होता है कि तुम मुझे मार दो। हालांकि सैरा ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो क्रिएचर्स यहाँ पर आकर बेथ को जिंदा खा जाएंगे, इसीलिए सैरा को उसे मारना पड़ता है। और जैसी वो उसको मारती है पीछे से एक क्रिएचर सैरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सैरा उसे मार देती है और इसके बाद वो उस तरफ बढ़ती है जहां से उसे जूनो की आवाज आई थी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जूनो और उसके साथ जो 2 और लड़कियां होती है इनकी तरफ काफी सारे क्रिएचर्स बढ़ रहे होते हैं और वो इनमें से 2 को मार देते हैं और अब जूनो अकेली बची है और उसके पास सैरा भी पहुंच जाती है। सैरा जूनो से पूछती कि बेथ कहाँ है। जूनो कहते कि वो मर चुकी है। सैरा बोलते क्या तुमने उसे मरते हुए देखा था? जूनो कहते कि हाँ, मैंने उसे देखा था। और तभी इनके ऊपर कई सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। ये दोनों उन सब को मार देते हैं। हालांकि ये क्रिएचर्स नरभक्षी होते हैं लेकिन ये उतने ताकतवर नहीं होते। इनकी ताकत यही होती है कि ये बहुत सारे होते हैं और ये इन अंधेरी गुफाओं में जहाँ पर इंसान अच्छे से नहीं देख सकता, ये इंसान का रास्तों का आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब उन सब को मारने के बाद सैरा के हाथ में वो हथियार होता है जिससे उसने इन क्रिएचर्स को मारा होता है और उसके हाथ में वो लॉकेट भी होता है जो उसके पति पॉल ने जूनो को दिया था। जूनो जब उस लॉकेट को देखती है तो हैरान हो जाती है और क्रिएचर्स की आवाज आती है और तभी सैरा उसी हथियार से जूनो को घायल कर देती है और वहां से निकल जाती है। और जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे जूनो की चीख की आवाज आती है, यानी कि उन क्रिएचर्स ने जूनो को मार दिया है। सैरा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो फिसल जाती है
और नीचे एक जगह आकर गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे होश आता है और उसे उजाला दिखता है और वो उस उजाले की तरफ बढ़ते हुए इन खतरनाक गुफाओं से बाहर निकल जाती है। बाहर उसकी गाड़ी भी होती है और वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में एक जगह वो गाड़ी रोकती है और उसे वॉमिटिंग भी होती है और जब वो गाड़ी के अंदर दोबारा देखती है तो वहां पर उसके राइट साइड में जूनो बैठी होती है, जिसे देखकर वो जोर से चीखती है। दरअसल ये पूरा एक सपना था, ये एक हेल्यूसिनेशन था। अभी भी सहरा उसी गुफा में होती है, लेकिन अब वो होश में आ जाती है और उसके सामने जो मशाल होती है उसे देखने के बाद उसे एक बार फिर से विजन्स आते हैं और ये विजन्स होते हैं उसकी बेटी जेसिका के बर्थडे की। वो देखती है कि उसके सामने उसकी बेटी बैठी है जो मर चुकी है और बीच में केक है और सहरा लगातार उस खाली जगह को ऐसे देख रही होती है जैसे सच में उसकी बेटी उसके सामने बैठी है। और सहरा को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी दिमागी हालत को कुछ हो चुका है, वो अपने आपे में नहीं है। वही क्रिएचर्स की आवाज भी अब आना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और कि जंगल के बीचों बीच एक गाड़ी चली जा रही है और तभी उस गाड़ी के आगे एक हिरन आता है। गाड़ी वाले को ब्रेक लगानी पड़ती है और जैसी गाड़ी रुकती है उसके साइड वाले शीशे से एक लड़की आकर टकराती है जिसके हाथ में एक लॉकेट होता है। वो खून से लथपथ है और ये और कोई नहीं बल्कि सहरा है। वो उन गुफाओं से, उन सुरंगों से बचकर आ गई। ये आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जब सहरा को होश आता है तो उसे पिछले दिनों क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी बेटी का नाम लेती है, जेसिका। उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी 1 साल पहले मर चुकी है, यानी कि उसे पुरानी धुंधली धुंधली यादें तो हैं, लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। अब यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये इन 6 लड़कियों को ढूंढ रही है। यानी कि सहरा उन गुफाओं में 2 दिनों तक थी और सहरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि 2 दिनों तक उसने वहां पर क्या किया। दरअसल पुलिस इन्हें बोरम की गुफाओं में ढूंढ रही थी क्योंकि प्लान के मुताबिक इन्हें उन्हीं गुफाओं में जाना था, लेकिन ये उन गुफाओं में नहीं जाते बल्कि दूसरी गुफाओं में जाते हैं। इसीलिए पुलिस को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और अब जबकि सहरा इनके पास है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं, इसीलिए पुलिस उस आदमी को बुलाती है जो सहरा को यहाँ पर लेके आया है। ये एक बूढ़ा आदमी है और ये पुलिस को उस जगह ले जाता है जहां पर सहरा उसे मिली थी और उस जगह से आगे बढ़ते हुए ये एक पुराने जर्जर घर तक पहुंचते हैं। वो आदमी बताता है कि ये पुरानी खदान है जो अब बंद हो चुकी है। पुलिस के पास एक कुत्ता होता है, वो उस कुत्ते को उस खदान के अंदर भेजता है और काफी देर तक कुत्ता बाहर नहीं आता और जब वो बाहर आता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है और उस जगह से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में 2 पुलिस वाले, रियोस जो कि एक लेडी पुलिस है और उसके साथ उसका सीनियर होता है जिसका नाम शेरिफ है। वो कहता है कि हमें बाकी 5 लड़कियों को ढूंढना होगा और हमें नहीं पता कि वो कहां पर है, इसीलिए हमें सहरा को उस जगह लेकर जाना पड़ेगा। और ये तीनों के तीनों उस खदान तक पहुंच जाते हैं जहां से कुत्ता डर कर बाहर निकला था। ये एक बहुत पुरानी खदान है जो बहुत सालों से बंद है। अब जिस आदमी की गाड़ी से सहरा टकराई होती है और जो आदमी इन सब को यहाँ तक लाया होता है, वो आदमी अंदर जाने की बात बताता है कि इन सुरंगों में नीचे कभी कोई नहीं गया। कई सालों पहले मेरे दादाजी गए थे लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं कि उन्होंने नीचे नर्क का रास्ता ढूंढ लिया था जिससे शैतान गुस्सा हो गया। अब शेरिफ, रियोस, सहरा और 3 और लोग जो गुफाओं के एक्सपर्ट होते हैं वो इन गुफाओं में नीचे जाते हैं। डैन जो कि गुफाओं का एक्सपर्ट है वो बोलता है कि नीचे वही होगा जो मैं कहूंगा और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से वो सुरंगें शुरू होती है जहां आज तक इंसान नहीं गया। वहां पर लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिसपे लिखा होता है डेंजर, कीप आउट, और ये उस बोर्ड को हटाकर उन खतरनाक सुरंगों में दाखिल हो जाते हैं। रियो सहरा से बोलती है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? सहरा कोई जवाब नहीं देती। दरअसल सहरा इनके साथ सिर्फ इसलिए आई होती है क्योंकि वो अपने बाकी साथियों को ढूंढना चाहती है, क्योंकि रियोस ने उसे बोला था कि शायद तुम्हारे साथी अब भी जिंदा हों, वो नीचे कहीं सुरंगों में फंसे हुए हों और अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो शायद तुम्हें तुम्हारी याददाश्त भी वापस मिल जाए। और इसीलिए सहरा इनके साथ आई होती है, लेकिन अभी भी उसे कुछ याद नहीं आता। पर जब इन्हें उन 5 लड़कियों में से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और सहरा उसे देखती है तो उसे कुछ कुछ विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। वो कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो है। लेकिन इनके साथ जो पुलिस वाला होता है जिसका नाम शेरिफ है, उसे अब सहरा पे शक होना शुरू हो जाता है और वो रियोस को कहता है कि ये हमारी आंखों से दूर नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अभी तक शेरिफ को ये लग रहा था कि वो लड़कियां फंसी हुई है, वो लापता है। लेकिन डेड बॉडी देखने के बाद उसे ये शक होता है कि 6 लड़कियों में से इन गुफाओं में से सिर्फ एक लड़की बाहर आई और वो सहरा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ हो वो सहरा ने किया हो। अब इनके सामने एक पतली सी सुरंग आती है जिसके अंदर से ये रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जब सहरा रेंगते हुए आगे बढ़ रही होती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि वो क्रीचर्स कौन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। और ये सब याद आने के बाद सहरा इन लोगों पे हमला करके यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो इन्हें सब कुछ सच बताएगी तो ये उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब सहरा यहाँ से भाग चुकी है और उसे पकड़ने उसके पीछे शेरिफ भी जाता है। और जब शेरिफ उसे ढूंढ रहा होता है तो तभी वही क्रिएचर जिसने सहरा और उसकी दोस्तों पर हमला किया था, जो इन सुरंगों में इन गुफाओं में रहते हैं, वो शेरिफ की साइड में आता है। लेकिन शेरिफ उसे देख नहीं पाता और वो डर के मारे गोली चला देता है और इस गोली से चट्टानें खिसकना शुरू हो जाती है। और वहां पर जो बचे 4 लोग होते हैं उनमें से एक लड़की चट्टानों के बीच में फंस जाती है। डैन पत्थरों को हटाकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों को हटाना असंभव है। डैन उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अपने जीते जी मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। वो लड़की जो चट्टानों में फंसी होती है वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है। डैन कहता है कि डर अच्छा होता है, ये तुम्हें चौकन्ना भी रखता है और जिंदा भी। अब इन 6 लोगों में से सहरा और शेरिफ यहाँ पर नहीं है। एक लड़की चट्टान में फंस गई है और बाकी बचे 3 लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और तभी इन्हें वो वीडियो कैमरा मिलता है जो सहरा और उसकी टीम के पास था और ये उसे देखना शुरू करते हैं। और उस रिकॉर्डिंग में ये उन क्रीचर्स को देखते हैं जिन्होंने सहरा और उसकी टीम पर हमला किया था और उसे देखकर ये डर जाते हैं। और तभी वही क्रीचर इनके सामने आ जाता है और ये तीनों के तीनों वहां से भाग जाते हैं। रियोस अकेली है और वो डैन को आवाज लगाती है और तभी वो क्रीचर उसकी आवाज सुन लेता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन सहरा रियोस को देख लेती है और वो पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देती है। अब वो आवाज नहीं कर रही, इसीलिए उस क्रीचर को जो रियोस को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था उसे नहीं पता चलता कि वो कहां पर है। और सहरा और रियोस उस क्रीचर को देख रही होती है और तभी एक आवाज आती है, रियोस। और ये आवाज डैन की होती है और वो क्रीचर जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है वो डैन की तरफ चला जाता है और डैन को मार देता है। और यहाँ पर रियोस को ये पता चल जाता है कि ये क्रिएचर्स देख नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो चट्टानों के बीच में फंसी हुई है, अब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और जब वो देखती है कि कोई अजीब सा जीव उसे मारने के लिए उस तक पहुंचना चाहता है तो वो चट्टान के पतले दर्रों से निकलने की कोशिश करती है और वो बाहर निकल जाती है और वो बाहर अपने एक साथी के पास पहुंच जाती है। और उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि अब सब अलग अलग हो चुके हैं और डैन मर चुका है। इसके बाद एक क्रिएचर इनकी तरफ भी बढ़ता है, लेकिन ये दोनों चट्टान के ऊपर एक दूसरे के सहारे से खड़े हो जाते हैं और क्रिएचर इनके नीचे से आगे निकल जाता है। और तभी इनका रेडियो बजता है। दरअसल शेरिफ इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो क्रिएचर अब इनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, लेकिन ये उस रेडियो को, उस वायरलेस को फेंक देते हैं, जिससे वो क्रिएचर उस वायरलेस की तरफ जाता है और इनकी जान बच जाती है। लेकिन ये दोनों ज्यादा देर तक नहीं बच पाते और कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर्स इन तक पहुंच जाते हैं और इन दोनों का भी खात्मा कर देते हैं। और अब इन सुरंगों में 3 लोग बचे, सहरा, शेरिफ और रियोस। सहरा और रियोस पानी से आगे बढ़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि पानी बह रहा है तो ये कहीं ना कहीं बाहर निकलता होगा, लेकिन वो आगे फंस जाते हैं। अब यहाँ पर रियोस अपना मोबाइल फोन निकालती है और वो अपनी बेटी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा एक अच्छी इंसान बनना, दयालु बनना। और ये सब सहरा देख रही होती है, क्योंकि सहरा की भी एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। सहरा रियोस को बोलती है कि ये सब कुछ तुम अपनी बेटी से मिलकर बोलना। और इसके बाद ये दोनों वहां से रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जब ये पतली सुरंग से आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक क्रिएचर इनके सामने होता है और इन दोनों के बीच में एक गड्ढा भी होता है जिससे ये नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनको नहीं देख सकता। लेकिन तभी एक चूहा इनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है और जैसे ही वो रियोस के पास आता है तो रियोस उसे देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। और क्रिएचर को पता चल जाता है कि उसके सामने कोई इंसान है और वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। और ये दोनों पीछे नहीं जा सकते क्योंकि ये सुरंग बहुत पतली है, इसीलिए ये दोनों आगे बढ़ते हैं और क्रिएचर और इनके बीच में जो गड्ढा होता है ये उससे नीचे कूद जाते हैं।
नीचे बहुत सारा पानी होता है और क्रीचर भी वहां कूद जाता है और ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि शेरिफ अपने साथियों को ढूंढ रहा है और तभी उस पर क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और वो क्रिएचर्स शेरिफ को मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर कोई आता है और वो उन सब क्रिएचर्स को मार देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि जूनो होती है। जूनो अभी जिंदा है, उसका पैर घायल है। शेरिफ जूनो को बोलता है कि तुम जिंदा हो, हम तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आए थे और सैरा भी हमारे साथ है। जूनो सदमे में है, वो गुस्से में है, वो शेरिफ की बात का जवाब नहीं देती। शेरिफ उससे पूछता है कि ये सब क्या है, ये कौन है? जूनो बोलती है कि मौत। और इसके बाद ये दोनों भी वहां से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें सैरा और रियोस मिल जाते हैं। यहाँ पर जब सैरा और जूनो का आमना सामना होता है तो इनके बीच में लड़ाई होती है और सैरा को जूनो मारने वाली होती है। तभी रियोस बोलती है कि सैरा तुम्हारी दोस्त है और वो ही हमें यहाँ पर लेकर आई है ताकि हम तुम्हें बचा सकें। दरअसल सैरा ने रियोस को पूरी बात बता दी होती है कि क्यों उसने जूनो के पैर को घायल करके उसे वहां छोड़ दिया था, क्योंकि जूनो ने ऐसा बेत के साथ भी किया था और साथ ही साथ सैरा के पति के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। अब जूनो इन सब को बोलती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और बाहर जाना चाहते हो तो खामोश रहो और मेरे पीछे आओ। सैरा कहती है बिल्कुल भी नहीं। रियोस जूनो को बोलती है कि अगर तुम बाहर का रास्ता जानती हो तो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? जूनो बोलती कि मेरे पास टॉर्च नहीं था इसीलिए मैं यहाँ से निकल नहीं पाई। सैरा उसके साथ नहीं जाना चाहती। शेरिफ को जूनो पर भरोसा है इसीलिए वो सैरा के हाथ पर हथकड़ी लगा देता है और अब सैरा को ना चाहकर भी उनके साथ जाना पड़ता है। ये सब वहां से आगे बढ़ जाते हैं उस तरफ जहां पर वो सारे क्रिएचर्स हैं, क्योंकि जूनो के मुताबिक बाहर जाने का रास्ता उसी तरफ से है, क्योंकि उसी तरफ से ये क्रिएचर्स भी बाहर जाकर अपना शिकार करते हैं। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये दो चट्टानों के बीच में से होकर गुजर रहे होते हैं। इन दो चट्टानों के बीच में पत्थर फंसकर रास्ता बना हुआ होता है और जब सैरा चट्टानों के बीच में पत्थर के बने हुए रास्ते से आगे निकल जाती है तो पत्थर खिसक जाते हैं और शेरिफ उस खाई में लटक जाता है। वो गिरता नहीं है क्योंकि हथकड़ी का एक हिस्सा अभी भी सैरा के हाथ में बंधा हुआ होता है और नीचे से क्रिएचर्स ऊपर आना शुरू कर देते हैं और अगर उन्होंने इस हथकड़ी को नहीं काटा तो वो सैरा को और शेरिफ दोनों को मार देंगे। इसीलिए इन्हें शेरिफ के हाथ को अलग करना पड़ता है, जिससे शेरिफ और वो क्रिएचर्स जो शेरिफ के ऊपर होते हैं वो सब के सब पाताल की गहराइयों में गिर जाते हैं और ये तीनों वहां से आगे निकल जाते हैं और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से बाहर का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। हालांकि ये वहां से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां पर कुछ आवाज होती है जिससे क्रिएचर्स को इनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो इन तीनों पर हमला करते हैं। और अब ये तीनों मिलकर क्रिएचर्स का सामना करते हैं और सैरा और जूनो उन सभी क्रिएचर्स को मार देती हैं। लेकिन जूनो बुरी तरह से घायल हो चुकी है, वो मर रही है। वो सैरा की गोद में होती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना। सैरा कहती है कि भूल जाओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और जूनो मर जाती है। सैरा उस लॉकेट को जो उसके पति ने उसे दिया था वो दोबारा से उसके हाथ में रख देती है और अब एक बार फिर से यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो रियोस को घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार दे सैरा जोर से चिल्लाती है ताकि सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ आ जाएं। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। उसके दोस्त, पति, बेटी सब मर चुके हैं और जब वो चिल्लाती है तो सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ आ जाते हैं और रियोस वहां से बाहर निकल जाती है। सैरा अपनी जान देकर रियोस की जान इसलिए बचाती है क्योंकि उसकी एक बेटी है और सैरा चाहती थी कि वो अपनी बेटी से मिले। रियोस वहां से निकलकर एक पेड़ के पास खड़ी होकर सांस ले रही होती है और तभी वहां पर वही बूढ़ा आदमी आता है जिसकी गाड़ी से इस कहानी की शुरुआत में सैरा टकराई होती है और जो आदमी इन सब को उन खदानों तक ले गया होता है, जिसने ये बताया होता है कि कभी मेरे दादा भी इन सुरंगों में गए थे लेकिन वो कभी भी लौट कर नहीं आए। वो रियोस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे उसी सुरंग के रास्ते पर छोड़ देता है जहां से अभी अभी रियोस बाहर आई थी। रियोस बेहोश है और आगे अंधेरा है और अंधेरे में उन क्रिएचर्स की आवाज आती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।